लिखें रॉल्स थ्योरम। देखिए रॉल्स थ्योरम में होता क्या है मैं आपको बता दूं। इसके अंदर सबसे पहले तो एक डेफिनेशन टाइप है। क्या है, आपके पास एक फंक्शन है f और ये जो फंक्शन है ये क्लोज इंटरवल ए बी, इसको क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल ए बी में सतत यानी कंटिन्यूअस है एंड ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है। अवकलनीय यानी डिफरेंशिएबिलिटी। क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है। इस लाइन को आप किताब से भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा है तो हमने क्या कहा, दो पॉइंट ले लिए हमने, एक x की वैल्यू a ले ली और एक x की वैल्यू b ले ली। ओके, तो ऐसी कंडीशन में एफ ए बराबर क्या होगा, एफ बी। एफ ए का क्या मतलब हुआ, व्हाट इज एफ ए, हमारा जो फंक्शन है उस फंक्शन का ए पर, एफ ए का तो मतलब हुआ भाई फंक्शन क्या होता है, एफ का मतलब एफ एक्स ही तो हुआ। अगर मैं कई फंक्शन एफ से लिखता हूं तो एफ मीन्स एफ एक्स, तो मैंने लिखा एफ ए इक्वल टू एफ बी। एफ ए इक्वल टू एफ बी का क्या मतलब हुआ कि ए पर भी फंक्शन का वही मान है और बी पर भी फंक्शन का वही मान है। ओके, इस चीज को अगर मैं ग्राफ से रिप्रेजेंट करता हूं, ये ग्राफ है आपका, ये सपोज करो कोई फंक्शन है, फंक्शन तो कैसे भी चल सकता है, कोई फंक्शन फलन तो कैसे भी चल सकता है। ये हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स, और ये जो है आपका ये x इक्वल टू ए। और ये चीज तो आप जानते ही हो भाई, ये जो होती है हमारी इधर की तरफ को क्या लेते हैं x, इधर की तरफ को हम क्या लेते हैं y, और y ही क्या होता है आपका, ये तो बात सभी को पता है। तो जब इधर की तरफ को x चल रहा है तो यहां x का जो मान है वो कितना है, a। तो इस a पर यहां जो हम पहुंचे, फंक्शन का जो मान है भाई, ए पर फंक्शन के मान को हम क्या बोलते हैं, एफ ए। तो फलन हमारा ये चल रहा है, तो इस ए पर फंक्शन का जो मान होगा वो ये पॉइंट ही तो होगा आपका। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे भाई, एफ ए। ये पॉइंट मैंने क्या लिया भाई, एक्स इक्वल टू बी। तो इस बी पॉइंट पर फंक्शन का मान कौन सा होगा, ये वाला मान। समझ रहे हो आप लोग। तो ये क्या हुआ आपका, एफ बी। इट्स क्लियर। यानी x इक्वल टू ए एंड फंक्शन एफ ए, ये जो पॉइंट है x इक्वल टू बी और फंक्शन कितना हो गया, एफ बी। यानी अगर एफ ए बराबर क्या है, एफ बी, यानी ए पर भी फंक्शन का मान वही आया और बी पर भी फंक्शन का मान वही आया। क्लियर, यहां तक की बात सबको क्लियर है। देन एनी पॉइंट सी, हमने एक पॉइंट क्या ले लिया, सी। अब सी पॉइंट कैसा लिया हमने, देन हमने क्या लिया भाई, एक एनी पॉइंट सी ले लिया। अब देखो इस सी की क्या क्या विशेषता है। ये सी पॉइंट ऐसा लिया हमने कि अगर आप इस सी पर फंक्शन का मान निकालते हो तो फंक्शन का मान क्या होता है, 0। ठीक है, हमने क्या लिया भाई, एक पॉइंट क्या लिया सी, और उस सी पर फंक्शन का मान निकाल के उसका डेरिवेटिव किया, तो डेरिवेटिव का मान कितना आना चाहिए, 0। अब इस बात को कुछ बच्चे समझ गए, कुछ नहीं समझे। अब जो नहीं समझे वो समझे। भाई देखिए, आपको पता है एफ एक्स एक फंक्शन है, ओके, और फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव करते हो तो डेरिवेटिव क्या होता है, तुमने 11th क्लास में पढ़ा कि भाई 11th क्लास में आपका कोई ग्राफ है और उसका आप क्या निकालते हो, dy बाई डी एक्स एट एनी पॉइंट। तो dy बाई डी एक्स क्या कहलाता था उसकी, याद करो, स्लोप। याद आ रहा कुछ, 11th क्लास में हमने लाइन नहीं पढ़ी। तो 11th क्लास में अगर कोई फंक्शन आपका f है या y है और वहां आप dy बाई डी एक्स करते थे, dy बाई डी एक्स इज कॉल्ड स्लोप, ढाल। तो यहां मैंने क्या लिखा, एफ डैश सी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ डैश सी,
क्या कोई बच्चा एफ डैश सी को डिस्क्राइब कर देगा? एफ डैश सी को एक्सप्लेन करो भाई, कोई कर सकता है तो एफ डैश का मतलब डेरिवेटिव। क्लियर भाई, मेरा फंक्शन एफ एक्स है तो एफ एक्स से डायरेक्ट तो एफ डैश सी आया नहीं होगा, एफ एक्स से पहले क्या निकाला होगा मैंने? एफ डैश एक्स। तो सीधी सी बात है, एफ डैश का मतलब डेरिवेटिव यानी स्लोप, और स्लोप कहां पर? सी पर। तो सी पर स्लोप कितनी होनी चाहिए फंक्शन की? 0। तो आप चेक करें जरा, फंक्शन की स्लोप 0 कहां आ रही? ये फंक्शन की स्लोप है यहां पर, इस पॉइंट पर स्लोप क्या है? ये है। इस पॉइंट पर स्लोप क्या है? स्लोप 0 का क्या मतलब हुआ? tan थीटा इक्वल टू 0। स्लोप का मतलब ढलान ही तो होती है, और ढलान किधर को नापते हैं हम? एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा में। ढलान का मतलब क्या है? अगर आप थीटा की वैल्यू क्या लेते हो? 0, तो tan थीटा क्या हो गया आपका? tan 0 भी क्या हो गया आपका? 0। तो यानी 0 डिग्री पर ढलान हमेशा कितनी होती है? 0। तो यहां ढलान क्या दिखाई दे रही फिलहाल इस कर्व की हमें? 0। ओके, ये एफ डैश सी का जो मीनिंग हुआ वो क्या एक्सप्लेन हुआ? फंक्शन का डेरिवेटिव सी पॉइंट पर क्या होना चाहिए? 0। तो इसका मतलब सी पॉइंट कहां होगा? एक्स इक्वल टू सी। नहीं समझे? तो यहां सी होगा तभी तो ये क्या कहलाएगा आपका? एफ डैश सी। समझ में आती है बात? अगर यहां मैं सी लेता हूं तो तभी तो यहां एफ डैश सी 0 आ रहा मेरा। तो इससे एक बात और सामने निकल के आई कि अगर एफ डैश सी भी 0 है तो हमारा जो सी है वो कहां बिलोंग करेगा? ए बी के कहीं बीच में। ए बी के बाहर तो नहीं पहुंचा सी, या पहुंचा बाहर? तो यही हमारी क्या है? रॉल्स थ्योरम। फिर से समझो एक बार, रटो ना, एक बार समझ लो पहले ठंडे दिमाग से। उतार दो तो किताब में से उतार लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमारे पास एक ग्राफ है, ग्राफ यानी कर्व है। ओके, और ये कर्व कैसा है? कैपिटल इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस, स्मॉल इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल अवकलन, यानी इसका अवकलन भी हो सकता है और ये कंटिन्यूअस चल भी रहा है। इससे ये मतलब निकला सीधा सीधा, सीधी भाषा में। क्लियर है तक की बात? ये हमारा एक ग्राफ चला भाई, ग्राफ तो कैसे भी चल सकता है ऊपर नीचे, और ग्राफ को पूरे को हम क्या बोलते हैं? एफ एक्स। अब अगली लाइन में आप पहुंचे एफ ए बराबर एफ बी, यानी हमने अपने कर्व के, भाई कर्व कब बनता है? जब उसमें 2 पॉइंट होते हैं। भाई एक पॉइंट क्या चलता है? एक्स की दिशा में, और एक पॉइंट किधर को चलता है? वाई की दिशा में। तभी तो पॉइंट लगते हैं, तभी तो ग्राफ खींचा जाता है। ग्राफ तो तुम लोग खींचते हैं छोटी साथी आठ से। तो यानी मैं x इक्वल टू 2 पॉइंट लेता हूं, x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी। तो x इक्वल टू ए और बी मेरे पास ऐसे पॉइंट है कि उन पॉइंट पर फंक्शन का जो मान है वो आपस में कैसा है? बराबर है। ओके, तो मैंने ए यहां ले लिया, तो इस ए की लाइन को अगर मैं ऊपर बढ़ाता हूं तो ग्राफ पर जहां टच करेगी तो वही तो आपका एफ ए होगा। भाई ए पर ग्राफ का जो मान होगा वही तो होगा। ऐसे ही मैंने बी की लाइन को ऊपर टच किया तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा आपका? एफ बी। क्लियर? तो एफ ए बराबर क्या है? एफ बी। पहली पॉइंट हमारा फलन कैसा है? सतत भी है और अवकलनीय भी है। क्लियर हो गया? इट इज क्लियर। दूसरी पॉइंट क्या होगी हमारे पास? एफ ए बराबर एफ बी है, यानी 2 पॉइंट ऐसे लिए हमने और भी जिन पर फंक्शन का जो मान है वो इक्वल है। ये भी बात क्लियर हुई। अब हमें सी एक पॉइंट ऐसा लेना है कि एफ डैश सी 0 हो। तो एफ डैश सी क्या होती है? बताओ भाई, तो बता दिया मैंने। एफ डैश सी का मतलब हुआ सी पॉइंट पर फंक्शन का ढलान कितना होना चाहिए? 0। तो ढलान देखने के लिए क्या खींचते हैं? टेंजेंट, स्पर्शी। तो क्या इस पॉइंट पर टेंजेंट आपकी 0 दिखाई दे रही है? क्या इस पॉइंट पर टेंजेंट 0 दिखाई दे रही है? क्या इस पॉइंट पर टेंजेंट 0 दिखाई दे रही है? हाँ, इस पॉइंट पर आपकी टेंजेंट क्या है? एक्स एक्सिस के पैरेलल, और एक्स एक्सिस की पैरेलल डायरेक्शन ही क्या होती है? 0 डायरेक्शन। ओके, तो पूरे ग्राफ पर एक पॉइंट आपको यहां ऐसा दिखाई दे रहा है जिस पर एफ डैश सी क्या है? 0। जब एफ डैश सी है ये, तो इसका मतलब क्या होगा? ये आपका सी रहा होगा, तभी तो एफ डैश सी आया हुआ है। तो अगर आपका एफ डैश सी 0 है तो रॉल थ्योरम कहती है C is always belong between A and B.
नॉट आउटर साइड ए एंड बी। समझ गए? रॉल्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर इतनी कंडीशन फुलफिल होंगी तो सी जो है वो कहां आएगा? ए और बी के बीच में, ना कि ए बी के आउटर साइड। तो अगर ए बी के बीच में आ गया सी, इसका मतलब क्या हुआ? रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड हो रही है। और ऐसा नहीं हुआ तो रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड नहीं है। तो सबकी समझ में आया? तो साथ साथ इसका एक क्वेश्चन भी मैं आपको बताता हूं जिससे आप लोग इसको समझ जाएं कि रॉल्स थ्योरम है क्या है। तो देखिए ये जो y दिया है, इस y को आप क्या मान सकते हैं? fx भी मान सकते हैं। तो fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वेशन नंबर क्लियर। अब अगली लाइन में आप क्या निकालते थे? fa और fb चेक करते थे बराबर है या नहीं है। यही तो थी अगली कंडीशन हमारी। तो fa का मान कितना है आपका? -2। तो यानी आप क्या रखेंगे? x बराबर -2 रखने पर तो f -2 इक्वल टू -2 स्क्वायर प्लस 2, मुझे लग रहा 6 आ जाएगा आपका। ये मान कहां से आया भाई? a रखने पर। तो इट इज क्या कहलाएगा? fa। अब आप क्या रखेंगे? b वाला मान। तो b का मान कितना है? 2। तो इसको आप x के बदले रखें। तो जब आप इसको x के बदले रखते हैं तो x बराबर 2 रखने पर तो f2 बराबर कितना है? f2 बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 2 6। इसको आप क्या बोलोगे? f। मुझे उम्मीद है समझ आ रहा होगा। तो यहां से आप क्या लिखोगे? यहां से आप लिखोगे कि भाई क्लियर दैट fa इक्वल टू fb। तो जब fa इक्वल टू fb हो गया तो आप क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे इससे आगे क्या करते हैं आप लोग? f' निकालेंगे। f' के लिए क्या करेगा? समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर भाई f' तो तब निकालोगे, पहले तो f' ही निकालोगे आप। तो f' इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 2x। क्लियर। अब मैंने क्या ले लिया? एक पॉइंट c ले लिया। तो क्या रखने पर भाई यहां से? x बराबर c रखने पर तो f' बराबर कितनी आ गई? 2c। और f' का मान, f' का मान क्या बताया था मैंने आपको? 0 बताया था। f' बराबर क्या होता था? 0। तो अगर f' बराबर 0 है तो 2c बराबर कितना आ गया? 0। c बराबर कितना आ गया? 0। अब आप 0 को चेक करें कि ए बी के बीच में आ रही या नहीं आ रही। तो आप चेक करें 0 जो है बिलोंग कर रहा है किसके बीच में? -2 to 2 मीन्स a to b कर रहा है 0 बिलोंग। इसका मतलब रॉल्स थ्योरम। समझ में आई सबको? क्या कोई दिक्कत परेशानी? भाई सीधी सी बात है। पहले f बराबर fb कर दिया हमने, उसके बाद f' निकालना हमें, 0 के बराबर रखना है f' को। तो f' के लिए पहले तो आपको डैश ही करना पड़ेगा। पहले तो अवकलन ही करना पड़ेगा तभी तो f' आएगा। तो आपने अवकलन किया, अवकलन करने के बाद क्या रखा आपने c रखा यहाँ पर। और जब c रख दिया यानी f' आपके पास आ गया, तब आप f' को क्या रखोगे? 0। जब आप f' को 0 रख दोगे तो उसके बाद क्या आएगा? c का मान। c के मान को आप चेक करेंगे कि ए बी के बीच में है या नहीं। देखो भाई एक फलन का हम दूसरे के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं तो उसको कैसे करते हैं? हमने माना y1 एक फलन है आपका e की पावर cos x, समीकरण नंबर 1। ओके। y2 एक फलन है आपका, y2 मैंने मान लिया sin स्क्वायर x। और आपको कहा जाए, क्या कहा जाए कि भाई e की पावर cos x का sin स्क्वायर x के सापेक्ष अवकलन करें। डेरिवेटिव ऑफ e की पावर cos x विद रेस्पेक्ट टू sin स्क्वायर x। तो इस लाइन का मीनिंग क्या निकला? इस लाइन का मीनिंग ये तो निकला dy1/dy2 नहीं निकला इसका मीनिंग। नहीं समझे? अरे मैंने इस फलन को क्या मान लिया और दूसरे को क्या मान लिया? तो dy1/dy2 का मतलब y1 का अवकलन, y1 का मतलब e की पावर cos x का अवकलन y2 के सापेक्ष यानी sin स्क्वायर के साथ। यही तो पूछ रहा था तुम्हारे से।
तो अब आप इसको कैसे समझो, तो पैरामीट्रिक फंक्शन, प्राचल फंक्शन की तरह। तो प्राचल का मतलब दोनों का एक्स के सापेक्ष पहले अवकलन कर लो आप। तो आप लिखेंगे यहां पर समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy1/dx बराबर, हर बार खड़ा हो जा, e की पावर cos x का अवकलन बता भाई क्या है, e की पावर cos x dy/dx ऑफ cos x। तो cos x का अवकलन कितना आ जाएगा भाई, माइनस साइन एक्स। वेरी गुड। समीकरण कितनी आ गई, 3। ऐसी बात तो प्रयास तो कर रहा है। उसके बाद हमने क्या लिखा भाई, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन। तो 2 का कितना आएगा, 2 sin x cos x, समीकरण नंबर 4। अब आप समीकरण 2 को कहां से भाग कर दो, समीकरण 1 सॉरी 1 को 2 से, 1 को 2 से तो भाग करनी पड़ेगी जब तो डिवाइड। तो 1 को 2 से भाग करने पर, तो भाग करने पर क्या करा मैंने, ये भाग का निशान लगा दिया, डिवाइड का निशान लगा दिया। तो dx से dx कैंसिल, कितना आ गया फाइनली, dy1/dy2 इज इक्वल टू, और साइन से साइन भी कैंसिल हो गया, माइनस पूरे के बाहर आ गया, और कितना आया भाई बोलो जरा, e की पावर cos x और अपॉन में 2 sin x। दिस इज द आंसर। और ये आपका काम मैंने आसान कर दिया। ये है आपका एग्जाम्पल 48 नोट कर लीजिए।